दोस्तों, प्रकृति बाहर से जितनी शांत और मनमोहक दिखाई देती है, इसके भीतर अस्तित्व की उतनी ही क्रूर और हृदय विदारक वास्तविकता छुपी हुई है। यहाँ हर जीव के लिए जीवन केवल एक उपहार नहीं बल्कि एक निरंतर चलने वाला युद्ध है। हम अक्सर प्रकृति की सुंदरता की तो चर्चा करते हैं, लेकिन उन अग्नि परीक्षाओं को भूल जाते हैं जहाँ पैदा होने के चंद घंटों के भीतर ही एक नन्हे जीव को साक्षात यमराज के साथ पंजा लड़ाना पड़ता है। आज का ये वीडियो आपको उसी अदृश्य युद्ध भूमि में ले जाएगा जहां उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल की कोई गारंटी नहीं है, बस है तो संघर्ष की एक ऐसी प्रकाष्ठा जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। बार्नेकल गूज। बार्नेकल गूज के लिए जीवन का पहला अध्याय किसी भयंकर युद्ध से कम नहीं होता। ये पक्षी आर्कटिक की उन 400 फीट ऊंची अभेद्य चट्टानों पर इसलिए घोंसला बनाते हैं ताकि जमीन पर घूमने वाली भूखी लोमड़ियां और ध्रुवीय भालू उनके अंडों तक ना पहुंच सके। लेकिन सुरक्षा का यह कड़ा घेरा ही इन पक्षी के नन्हे चूजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। ऐसी ऊंची चोटियों पर घास या पोषण का कोई साधन नहीं होता और चूजों के शारीरिक विकास के लिए उन्हें अंडों में से निकलने के मात्र 48 घंटों के भीतर भोजन मिलना अनिवार्य है। चूंकि इन चूजों के पंख अभी उड़ने के लिए विकसित नहीं हुए होते, इसलिए इनके पास नीचे सुरक्षित उतरने का कोई रास्ता नहीं बचता और अंततः भूख की तड़प इन्हें मजबूर कर देती है कि वो उसी ऊंची पहाड़ी से सीधे नीचे कठोर पत्थरों पर अपनी पहली और जानलेवा छलांग लगाए। ये छलांग कोई सुंदर उड़ान नहीं बल्कि एक अनियंत्रित और प्रलयकारी पतन होता है, जहां हवा की लहरें नहीं बल्कि नुकीली चट्टानें इन चूजों का स्वागत करती है। हवा में कई बार कलाबाजियां खाते हुए इनका कोमल शरीर पत्थरों से बुरी तरह से टकराता है, लेकिन इनका हल्का वजन और लचीली हड्डियां इन्हें आंतरिक चोटों से बचा लेती है। हालांकि असली संकट जमीन पर उतरने के बाद ही शुरू होता है। पहाड़ी की तलहटी में आर्कटिक लोमड़ियां साए की तरह घात लगाकर बैठी होती हैं, जो ऊपर से गिरने वाले घायल या कमजोर चूजों को पलक झपकते ही दबोच लेती हैं। जो चूजे इस भीषण गिरावट और शिकारियों के हमले से बच जाते हैं, उन्हें बिना रुके अपने माता पिता के पीछे कई किलोमीटर पैदल चलकर सुरक्षित जल स्रोतों तक पहुंचना होता है। यानी यहाँ जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर केवल इन चूजों की फुर्ती और कठोर परिस्थितियों में टिके रहने की क्षमता ही तय करती है। मछलियों का घेरा। समुद्र की अथाह गहराइयों में जब सार्डिन जैसी छोटी मछलियां खुद को शिकारियों से घिरा हुआ पाती है तो वो अपनी जान बचाने के लिए एक अद्भुत रक्षा तंत्र का निर्माण करती है, जिसे बेट बॉल कहा जाता है। हजारों लाखों मछलियां एक साथ जुड़कर एक विशाल और घूमती हुई मखमली गेंद का रूप ले लेती है। ये उनकी सुरक्षा की अंतिम कोशिश होती है, जहाँ हर मछली एक दूसरे के पीछे छुपने का प्रयास करती है ताकि शिकारी किसी एक को आसानी से निशाना ना बना सके। लेकिन विडंबना ये है कि उन मछलियों का यही सुरक्षा कवच उनके लिए मौत का जाल बन जाता है। ये चमकता हुआ विशाल गोला मीलों दूर से बड़े शिकारियों को संकेत भेजता है, जिससे समुद्र का वह शांत हिस्सा अचानक एक रक्त रंजित युद्ध भूमि में तब्दील होने लगता है। इस मौत के घेरे का असली तांडव तब शुरू होता है जब चारों दिशाओं से विभिन्न प्रजातियों के शिकारी एक संगठित हमला करते हैं। 4 लाख डॉल्फिन मछलियां नीचे से घेरा बनाए हुए इन छोटी मछलियों को समुद्र की सतह की ओर धकेलती हैं, जहां से इन मछलियों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचता। इसी समय आसमान से समुद्री पक्षी मिसाइल की तरह 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी में गोता लगाकर ऊपर से हमला करते हैं, जबकि शार्क और टूना मछलियां इस गोले के बीच से गुजरते हुए एक बार में ही दर्जनों मछलियों को निगल जाती है। इस सामूहिक संहार का अंतिम और सबसे विनाशकारी दृश्य तब सामने आता है जब एक विशालकाय व्हेल नीचे से अपना बड़ा मुंह खोलकर आती है और हजारों मछलियों को एक झटके में ही समाप्त कर देती है। ये घटना कुदरत की उस निर्मम सच्चाई को उजागर करती है, जहां जीवन बचाने का सबसे बड़ा प्रयास ही अक्सर सबसे बड़े विनाश का कारण बन जाता है। चींटी चक्की। प्रकृति की सबसे अनुशासित सेना माने जाने वाली आर्मी एंट्स के बीच कभी कभार एक ऐसी भयानक घटना घटती है जिसे विज्ञान की भाषा में एंट मिल यानी चींटी चक्की कहा जाता है। ये चींटियां पूरी तरह से दृष्टिहीन होती है और अपने सफर के दौरान संपूर्ण रूप से अपने आगे वाली चींटियों द्वारा छोड़े गए रासायनिक संकेतों, जिन्हें फेरोमोन्स कहते हैं, पर निर्भर रहती है। यानी ये सूंघती हुई एक दूसरे के पीछे चलती रहती है। लेकिन संकट तब उत्पन्न होता है जब इस अंतहीन कतार का
नेतृत्व करने वाली मुख्य चींटी ही अपना रास्ता भटक जाती है और अनजाने में घेरा बनाकर अपने ही कतार के सबसे पीछे चल रही चींटी की गंध का पीछा करने लगती है। इस एक छोटी सी त्रुटि के कारण पूरी सेना एक विशाल और कभी ना खत्म होने वाले चक्र में फंस जाती है। ये उनके अद्भुत अनुशासन का ही एक काला पक्ष है, जहां हजारों चींटियां बिना ये जाने कि वो कहां जा रही है, बस अपने से आगे वाली चींटी के पद चिन्हों का आंख मूंदकर अनुसरण करती रहती है। इस मौत के चक्कर में फंसी चींटियों का यह आत्मघाती संघर्ष तब तक जारी रहता है जब तक कि वो पूरी तरह से निढाल होकर गिर नहीं जाती। ये कोई सामान्य मार्च नहीं, बल्कि एक अंतहीन दौड़ होती है जो घंटों और कभी कभार तो कई दिनों तक निरंतर चलती रहती है। इन चींटियों द्वारा एक दूसरे का अनुसरण करने की जिद इतनी प्रभावी होती है कि अत्यधिक थकावट के बावजूद कोई भी चींटी इस कतार को तोड़ने की कोशिश नहीं करती और अपनी मृत्यु तक उसी घेरे में चक्कर काटती रहती है। धीरे धीरे इनकी ऊर्जा समाप्त होने लगती है और एक एक करके बेचारी ये चींटियां दम तोड़ने लगती है, जिससे उस चक्कर के केंद्र में मृत चींटियों का विशाल ढेर लग जाता है। वैज्ञानिकों ने ऐसे भी कई चक्कर दर्ज किए हैं जो सैकड़ों फीट चौड़े थे और जिनमें लाखों चींटियों ने अपनी जान गंवा दी थी। मधुमक्खियों का घेरा। मधुमक्खियों के छत्ते पर जब विशाल हॉर्नेट जैसा कोई खूंखार शिकारी हमला करता है तो मधुमक्खियों के पारंपरिक हथियार यानी उनके डंक पूरी तरह से बेअसर साबित होते हैं। दरअसल इस हॉर्नेट का बाहरी कवच इतना कठोर होता है कि उसे भेद पाना मधुमक्खी के लिए नामुमकिन है। ऐसे में एक अकेला हॉर्नेट ही कुछ ही समय में हजारों मधुमक्खियों का संहार कर सकता है। इस विषम परिस्थितियों में मधुमक्खियां एक अत्यंत जटिल और सामूहिक रक्षा रणनीति का उपयोग करती है, जिसे हिट बॉल कहा जाता है। जैसे ही कोई शिकारी हॉर्नेट छत्ते की सीमा लांघता है, सैकड़ों मधुमक्खियां एक साथ उस पर हमला करके उसे अपने शरीर के नीचे पूरी तरह से दबोच लेती है। ये केवल एक शारीरिक घेराबंदी नहीं है, बल्कि एक अत्यंत सटीक और घातक थर्मल वॉरफेयर की शुरुआत होती है, जहां मधुमक्खियां अपनी जान की बाजी लगाकर एक जीवित गेंद का निर्माण करती है। इस हीट बॉल के भीतर जो वैज्ञानिक प्रक्रिया घटित होती हैं, वो कुदरत के सबसे अचूक रक्षा तंत्रों में से एक है। घेरा बनाने के बाद सभी मधुमक्खियां अपनी उड़ने वाली मांसपेशियों और पंखों को बहुत तेज गति से कंपन कराना शुरू कर देती हैं। इस तीव्र घर्षण से घेरे के केंद्र का तापमान अचानक बढ़कर लगभग 46 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और साथ ही वहां कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर भी अत्यधिक बढ़ जाता है। चूंकि हॉर्नेट की गर्मी सहने की क्षमता मधुमक्खियों से कम होती है, इसलिए वो हॉर्नेट उस प्रचंड ऊष्मा और दम घुटने वाली गैस के कारण घेरे के भीतर ही जिंदा भुन जाता है। यह संघर्ष इतना जोखिम भरा होता है कि मधुमक्खियां खुद भी अपनी सहन शक्ति की अंतिम सीमा पर होती हैं और अनेकों मधुमक्खियां अपने इस रक्षा घेरे में ही शहीद हो जाती हैं। मर के जीवित होना। अलास्का के सुदूर और बर्फीले जंगलों में रहने वाले वुड फ्रॉग प्रकृति के उन रहस्यों में से एक हैं जो आधुनिक विज्ञान को भी अचंभित कर देता है। जब सर्दियों का आगमन होता है और तापमान शून्य से कई डिग्री नीचे गिर जाता है, तो ये मेंढक किसी सुरक्षित गहराई में छुपने की बजाय खुद को पूरी तरह से बर्फ के हवाले कर देता है। इस दौरान इसके शरीर की लगभग 65 से 70% जल सामग्री बर्फ में तब्दील हो जाती है, जिससे इस मेंढक के हृदय की धड़कन पूरी तरह से थम जाती है और सांस लेने की प्रक्रिया भी रुक जाती है। जैविक दृष्टिकोण से यह मेंढक तकनीकी रूप से मृत घोषित किया जा सकता है, क्योंकि इसके शरीर में रक्त का प्रवाह बंद हो चुका होता है और यह किसी कठोर पत्थर की भांति जम जाता है। यह स्थिति कोई सामान्य शीत निद्रा नहीं, बल्कि महीनों तक चलने वाला एक ऐसा संघर्ष है जहां जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। इस अकल्पनीय उत्तरजीविता के पीछे का असली चमत्कार इस मेंढक के शरीर में बनने वाला उच्च स्तर का ग्लूकोज है, जो एक प्राकृतिक एंटीफ्रीज के रूप में कार्य करता है। ये ग्लूकोज मेंढक की कोशिकाओं के भीतर नुकीले बर्फ के क्रिस्टल बनने से रोकता है, जिससे कोशिकाओं की दीवारें फटने से बच जाती है और मेंढक के आंतरिक अंग सुरक्षित रहते हैं। जैसे ही वसंत की पहली आहट बर्फ को पिघलाना शुरू करती है, इस मेंढक के भीतर एक विस्मयकारी पुनर्जन्म की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सबसे पहले इसका हृदय दोबारा धड़कना शुरू करता है, फिर फेफड़े सक्रिय होते हैं और मात्र कुछ ही घंटों के भीतर पत्थर बना ये मेंढक दोबारा जीवित होकर छलांग लगाने लगता है। वुड फ्रॉग की यह अद्भुत क्षमता दर्शाती है कि प्रकृति ने जीवन को बचाए रखने के लिए कितनी जटिल सीमाएं तय की है। ज़ॉम्बी चींटी।
अमेज़न के वर्षावनों में घातक फंगस पाया जाता है जिसे ओफियोकोर्डिसेपस कहा जाता है और यह फंगस किसी डरावनी फिल्म के दृश्य जैसा व्यवहार करता है। जब इस फंगस के कण किसी चींटी के शरीर में प्रवेश करते हैं तो वो धीरे धीरे उस चींटी के मस्तिष्क पर नियंत्रण हासिल कर लेते हैं और चींटी को एक चलते फिरते ज़ॉम्बी में बदल देते हैं। संक्रमित चींटी अपनी मर्जी खो बैठती है और फंगस के आदेश पर अपने घोंसले को छोड़कर एक ऐसे ऊंचे पौधे की तलाश में निकल पड़ती है जहां की नमी और तापमान फंगस के पनपने के लिए बिल्कुल सही हो। ये चींटी के अस्तित्व का सबसे क्रूर अंत है, जहां उसका शरीर तो जीवित है लेकिन उसकी आत्मा और निर्णय लेने की क्षमता पूरी तरह से समाप्त हो चुकी होती है। एक बार जब चींटी उस ऊंचे पौधे की पत्ती तक पहुंच जाती है तो फंगस उसे अपनी शक्ति द्वारा पत्ती को मजबूती से जकड़ने के लिए मजबूर कर देता है, जिसे डेथ ग्रिप कहते हैं। इसके तुरंत बाद चींटी की मृत्यु हो जाती है और फिर उस मृत शरीर के भीतर से फंगस का एक लंबा तंतु बाहर निकलता है। ये तंतु हजारों नए संक्रामक कण हवा में छोड़ता है ताकि नीचे से गुजरने वाली अन्य चींटियों को भी शिकार बनाया जा सके। ये घटना दर्शाती है कि प्रकृति में केवल बाहरी शिकारी ही नहीं बल्कि सूक्ष्म जीव भी भीतर से बेहद शातिर और विनाशक शिकारी हो सकते हैं। महान पिता। जीव जगत में जहां प्रजनन की पूरी जिम्मेदारी आमतौर पर मादा पर होती है, वहीं समुद्री घोड़ा एक ऐसा अभूतपूर्व अपवाद पेश करता है जिसे देखकर विज्ञान भी नतमस्तक है। इस प्रजाति में नर ही बच्चों को जन्म देता है, जो पूरी दुनिया में अपनी तरह की एकमात्र घटना है। मादा समुद्री घोड़ा अपने अंडे नर के पेट में मौजूद एक विशेष थैली में डाल देता है, जिसके बाद उन अंडों को निषेचित यानी फर्टिलाइज करने और उन्हें पोषण देने का सारा भार पिता के नाजुक कंधों पर आ जाता है। ये प्रक्रिया केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं है बल्कि पिता का शरीर उन अंडों के लिए ऑक्सीजन और आवश्यक हार्मोन की भी आपूर्ति करता है। गर्भावस्था का यह दौर नर समुद्री घोड़े के लिए शारीरिक रूप से अत्यधिक थका देने वाला कार्य होता है। जब बच्चे पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं तो नर को प्रसव की तीव्र पीड़ा से गुजरना पड़ता है, जो कई घंटों तक लगातार चलती रहती है। वो झटके दे देकर एक बार में हजारों नन्हे बच्चों को अपनी थैली से बाहर निकालता है। जन्म के समय बच्चे मात्र कुछ मिलीमीटर के ही होते हैं और पूरी तरह से अपने भाग्य के भरोसे छोड़ दिए जाते हैं। ये घटना प्रकृति के उस लचीलेपन को दर्शाती है जहां जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए पहले से निर्धारित की गई नर मादा की भूमिकाएं भी बदल दी जाती है। महान आत्मसमर्पण। धनेश पक्षी यानी हॉर्नबिल के बीच प्रजनन की प्रक्रिया प्रकृति के सबसे अनूठे और कठिन समझौतों में से एक है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मादा हॉर्नबिल पेड़ के खोखले छेद में खुद को बंद कर लेती है और वो मिट्टी, खुद की बीट तथा गीली लकड़ी के लेप से छेद के मुंह को पूरी तरह से सील कर देती है, जिससे केवल एक छोटी सी दरार ही बाकी रहती है। ये प्रक्रिया किसी जीवित समाधि से कम नहीं है, जहां मादा महीनों तक अंधेरे में कैद रहती है ताकि उसके अंडे और बच्चे शिकारियों से सुरक्षित रह सकें। इस दौरान वो पूरी तरह से अपने उड़ने की क्षमता खो देती है क्योंकि उसके पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए आने में समय लगता है। ये अस्तित्व का एक ऐसा जोखिम भरा दांव है जहां मादा की जान पूरी तरह से नर की मेहनत पर टिकी हुई होती है। बाहरी दुनिया से मादा का एकमात्र संपर्क वो छोटी सी दरार होती है जिसके माध्यम से नर हॉर्नबिल दिन भर भोजन लाकर उसे और अपने बच्चों को खिलाता है। ये नर के लिए एक शारीरिक परीक्षा होती है क्योंकि उसे खुद की भूख के साथ साथ अपने पूरे परिवार का पेट भरने के लिए मीलों तक उड़ना पड़ता है। यदि इस बीच नर के साथ कोई दुर्घटना घट जाए तो मादा और उसके बच्चे उस दीवार के पीछे भूखे ही दम तोड़ सकते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और मादा के पंख वापस आ जाते हैं तब वो मादा उस मिट्टी की दीवार को तोड़कर बाहर निकलती है और उसके बाद दोनों ही नर मादा हॉर्नबिल मिलकर अपने बच्चों का पालन पोषण जारी रखते हैं। ऑक्टोपस का बदलाव। इंडोनेशिया के समुद्र तल पर पाया जाने वाला मिमिक ऑक्टोपस प्रकृति का सबसे बड़ा छलावा है। ये केवल अपना रंग बदलने में ही माहिर नहीं है बल्कि ये अन्य जहरीले और खतरनाक समुद्री जीवों के आकार और उनके व्यवहार की हूबहू नकल भी कर सकता है। जब इसे किसी शिकारी से खतरा महसूस होता है तो मिमिक ऑक्टोपस अपनी बाहों को सिकोड़कर एवं एक विशेष दिशा में तैरकर खुद को लायन फिश या समुद्री सांप जैसा दिखा सकता है। यह दुनिया का इकलौता
ऐसा जीव है जो स्थिति के अनुसार ये तय करता है कि उसे किस जीव की नकल करनी है ताकि सामने वाला शिकारी भ्रमित हो जाए और वहां से भाग जाए। उदाहरण के लिए यदि इस पर डैमसेल फिश हमला करती है तो मिमिक ऑक्टोपस तुरंत समुद्री सांप का रूप ले लेता है, क्योंकि समुद्री सांप से वो मछली बेहद डरती है। यानी मिमिक ऑक्टोपस केवल शारीरिक बदलाव करने में ही सक्षम नहीं है, बल्कि इसमें उच्च स्तर की चेतना और अनोखा निर्णय लेने की क्षमता भी विद्यमान है। मिमिक ऑक्टोपस की यह विशेषता सिद्ध करती है कि समुद्र की गहराइयों में जीवित रहना केवल छुपने का खेल नहीं है, बल्कि यह दिमाग और भ्रम का एक शतरंज है जहां पहचान का बदलना ही सबसे बड़ा हथियार है। दोस्तों, कुदरत के निर्मम तरीके हमें याद दिलाते हैं कि इस धरती पर हर एक सांस के पीछे बलिदान और अदम्य साहस का एक महासंग्राम छुपा हुआ है। आशा है कि हमारी पृथ्वी के इन अनछुए रहस्यों का साक्षी बनकर आपको कोई न कोई नई जानकारी अवश्य मिली होगी। जल्द ही मिलते हैं एक और रोमांचक और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। इस चैनल से अवश्य जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।